सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहा। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। मैं आपसे वादा किया था कि मैं एक टाइम टेबल की तरह बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना प्रिपरेशन करें। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसका सिलेबस भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिलेबस जानना जरूरी है और पैटर्न जो होता है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि हमको साइंस कितना देर पढ़ना है, मैथ हमको कितना देर पढ़ना है, हिंदी कितना देर पढ़ना है, संस्कृत कितना देर, ये बचपन में हम लोग किए हैं। ठीक है, ऐसा बात नहीं कि हम लोग नहीं किए हैं। बचपन में हम लोगों ने ये चीज़ किया है कि टाइम टेबल हमने बनाया है कि किसको मैट्रिक वगैरह मैट्रिक लेवल तक हमने टाइम टेबल बनाया है कि किसको कितना देर पढ़ना है, उसके बाद हमने पढ़ा है। तो इसमें भी आपको एक टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं नौकरी आपको चाहिए तो पढ़ना आपको पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है, क्योंकि कंपटीशन लेवल आप समझ रहे हैं ना। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो दूसरा कोई कोना में दूसरा लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए पैटर्न, सिलेबस एक नंबर ज़रूरी चीज़ है कि सिलेबस को आपको अच्छा से समझना कि सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, आपका रेलवे का ही सिलेबस पढ़ना है। बहुत सारे लड़के हैं कि एग्ज़ाम तो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और सोचते हैं कि भैया हम तो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी लेवल का क्वेश्चन लेके बैठे हुए हैं। नहीं, कभी भी अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी लेवल को कभी टच मत कीजिए। एसएससी का लेवल अलग होता है, रेलवे का अलग लेवल अलग होता है। ठीक है, और बात हम कर रहे हैं ग्रुप डी की, तो रेलवे ग्रुप डी का लेवल क्या होता है आप सभी जानते हैं। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से थोड़ा सा अप होता है, बेसिक से थोड़ा सा अप होता है, ज़्यादा अप नहीं होता है। लेकिन एसएससी का लेवल एक अलग लेवल तक होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस के बाद हमें पैटर्न समझ में आना चाहिए कि हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं इसमें किस तरह के प्रश्न। अब मान लीजिए ग्रुप डी का जो सिलेबस है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर साइंस की बात करें तो साइंस के आपका 25 क्वेश्चन मिलते हैं। जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए जो है सब अपने आप में अच्छा है। ये मैथ में आपको 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 30, साइंस में 25, ये 20। मानते हैं कि ये जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर है ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है। कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा ये कोई नहीं जानता है, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। ठीक है, इसका सिलेबस भी क्या है, भास्ट है। इसका सिलेबस बहुत लंबा है, कह दीजिए कि इसका सिलेबस बहुत लंबा है। ठीक है, तो इसको इस चीज़ को जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ठीक है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर एग्ज़ाम से 20 दिन पहले शुरू कीजिए। हल्का फुल्का पढ़ते रहिए लेकिन 20 दिन पहले इस पर ज़्यादा जोर देना होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होता है इसमें स्टैटिक जीके जो है इतना परेशान किया था कि क्या कहा जाए, सभी लड़के परेशान थे स्टैटिक जीके से। तो आपको इसमें कम समय अभी देना है, अभी जो है कम समय देना है। जब आपका एग्ज़ाम 20 दिन या 1 महीना बचे तो इसको जोर लगा देना है कि करंट अफेयर को डेली कम से कम 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैथ की। मैथ का सिलेबस आप जानते हैं, मैथ को 3 पोर्शन में हम बांट रहे हैं। ठीक है, मैथ को एक तो नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम भी अपने आप में बहुत, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक और एडवांस, इसे हम 3 पार्ट में बांटे हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि एनटीपीसी का जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था, टीसीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। नंबर सिस्टम की अगर बात करें इसमें 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। नंबर सिस्टम, बोडमास, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन सारा इसमें आ जाता है। सिर्फ इससे 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो वो इसका अपना वेटेज है अलग है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देखेंगे। अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक और नंबर सिस्टम की तो यहाँ से
55 to 60% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, यानी कि 55 to 60%। तो एडवांस की अगर बात करें तो एडवांस में कितना मिल जाएगा आपको, 45% से 40% को। ये मैं बात कर रहा हूँ एनटीपीसी में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली एनटीपीसी का एग्ज़ाम 6 फेज तक हुआ है, 7वां फेज अभी बाकी है, आने वाले दिनों में हो जाएगा। तो ये यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तैयारी आपको इस लेवल तक करनी है। अब यहीं पे मैं बता देता हूँ कि मैथ की बात करें तो एक टॉपिक से कम 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। एक टॉपिक से आपको मैथ में कम से कम 20 से 25 आप पूरा टॉपिक को खोल दिया जाए तो 20 से 25 टॉपिक होगा, यानी कि अगर आप सबसे 100 क्वेश्चन कर देंगे तो मान के चलिए यहाँ से आपका 2500 क्वेश्चन बन जाएगा। कितना क्वेश्चन बन जाएगा? अगर एक टाइप का अगर आप 10 क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे दोबारा गलती नहीं होगा। ठीक है, सेम चीज़ आपका रीजनिंग में आता है। रीजनिंग का वेटेज देखिए 30% है, आपका टोटल मार्क्स से 30% क्या है, रीजनिंग है, तो रीजनिंग का वेटेज है। ठीक है, रीजनिंग बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, आप सभी जानते हैं। कुछ टॉपिक जो है रीजनिंग का वो थोड़ा सा परेशान करता है। ठीक है, जैसे कैलेंडर हो गया, कैलेंडर में थोड़ा सा फिर से जम्बलिंग हो जाता है, असर्शन रीजन हो जाता है। ये सारा कभी असर्शन रीजन तो रेलवे जो क्वेश्चन पूछता है उसको बाद में कहता है भैया गलती हो गया हटा देते हैं, ऐसा भी आता है। तो एक दो से 3 मान लीजिए 4 टॉपिक इसमें ऐसा होगा, 4 से 5 जो थोड़ा सा लेवल का होगा। वरना अगर इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रीजनिंग का प्रैक्टिस अगर आप कर लीजिएगा अच्छा से तो रीजनिंग में 30 से 25 क्वेश्चन आराम से कर पाइएगा। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो बिना साइंस पढ़े आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि साइंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। साइंस से 25 क्वेश्चन रहते हैं और आप सभी जानते हैं कि साइंस से आजकल साइंस में अगर हम बात करें तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 4 टॉपिक है। ठीक है, इन्वायरमेंटल भी इसमें पूछ लेता है, इन्वायरमेंटल से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्या पूछता है, इन दोनों से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है। केमिस्ट्री से तो कम 1-2 न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपका फिजिक्स से अच्छा खासा न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, अगर हम बात करें हर एग्जाम में 2 से 3 न्यूमेरिकल आपका फिजिक्स से देखने को मिलता है। बायोलॉजी से आपका 8 से 10 क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आपको पढ़ना सभी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आपके पास जो भी बुक हो, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल अच्छा खासा हो, जैसे खान सर का न्यूमेरिकल बुक है, हमारे एसके झा सर का न्यूमेरिकल बुक है, अगर ये आपके पास बुक है तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल कीजिए, केमिस्ट्री का भी कुछ न्यूमेरिकल होता है उसको भी आप कीजिए। ठीक है, बायोलॉजी अच्छा से पढ़िए, बायोलॉजी का वेटेज है, क्योंकि बायोलॉजी से 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये चीज़ को आप ध्यान में देना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर की। अगर आपके पास मान लीजिए जनरल अवेयरनेस के लिए अगर आपके पास स्पीडी का बुक हो तो स्पीडी के बुक से पढ़िए, लूसेंट हो तो लूसेंट से पढ़िए, लूसेंट हो तो लूसेंट से पढ़िए। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि स्पीडी के बुक से एनटीपीसी में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि स्पीडी से एनटीपीसी में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जनरल अवेयरनेस की बात की गई, किस तरह के प्रश्न एनटीपीसी में पूछे गए हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, एक क्वेश्चन ये। अगला बार पूछा है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई है, ये पूछा। देखिए रिलेटेड वही है, तो उस तरीके से पढ़िए। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएनओ का स्थापना कब हुआ है, यूएनओ में कितने सदस्य हैं, कौन देश यूएनओ में नहीं है, इस तरह के प्रश्न आपको एनटीपीसी में देखने को मिले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ग्रुप डी में भी वही पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर भी आप कम से कम 1 साल का करंट अफेयर आपका
1 साल का करंट अफेयर पूछता है तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन जैसे जीके में आ जाता है तो पिछले 2 से 3 साल को अगर कवर कर लिया जाए तो वैसा एनटीपीसी में पूछा गया, ठीक है। तो आप उसको आपको ध्यान देना। अब हम आते हैं मेन बात पे, जो मेन बात के लिए ये वीडियो मैंने बनाया था कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाया जाए। तो टाइम टेबल बनाने के लिए देखिए 2 तरह के लोग होते हैं। एक लड़के होते हैं जो दिन में पढ़ते हैं, दूसरे होते हैं जो रात में। मेरे जैसे हम लोग पटना वगैरह में पटना में रहते थे तो हम लोग रात में पढ़ते थे, सुबह 3 बजे 4 बजे सोते थे। तो अपना अपना ये है, आप या तो दिन में पढ़िए या रात में पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले टाइम टेबल किस तरीके से बनाइए। टाइम टेबल आपको किस तरीके से बनाना है। मैथ के लिए, मैथ नहीं, पहले हम बनाते हैं करेंट अफेयर की। करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस। इसके लिए देखिए सबसे बेहतर समय होता है कि अगर आप करेंट अफेयर, अगर जनरल अवेयरनेस अगर आप सुबह में पढ़ें तो सबसे ज़्यादा। अगर मान लीजिए आप लेट नाइट सोते हैं, जैसे 2 बजे 3 बजे रात सुबह में सोते हैं, तो आप 9-10 बजे उठिएगा, ठीक है। तो उठ के सबसे पहले करेंट अफेयर पढ़िए। करेंट अफेयर पे 30 मिनट कम से टाइम दीजिए। 30 मिनट करंट अफेयर पे और 30 मिनट जनरल अवेयरनेस पे, यानी कि 1 घंटा आपको यहाँ पे टाइम देना है। इसके लिए सबसे सही समय क्या है? मॉर्निंग। मॉर्निंग इसका सबसे सही समय है, ठीक है। अब मान लीजिए जो सुबह में जगते हैं, सुबह में उठ के करंट अफेयर पढ़ लिए, आधा घंटा देख लिए, जनरल अवेयरनेस देख लिए, ठीक है। चाय वाय पिए मस्ती में, फिर उठाइए आप मैथ, तब आपका मिजाज फ्रेश। मैथ्स उठाइए, मैथ उठाइए तो अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम उठाएं, तो नंबर सिस्टम को उठाइए। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने टाइप के प्रश्न आप देखते हैं, बनता है उतना टाइप को देखो। अगर यूथ पब्लिकेशन का बुक अगर आपके पास है तो आप देखे होंगे कि नंबर सिस्टम से जितना भी एग्जाम टॉपिक वाइज है उसमें टाइप दिया हुआ, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप, इस तरीके से 10 टाइप में बांटा गया। उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन आप कीजिए, कम से कम जितना बन सके। टाइप 1 में कम से कम 10 क्वेश्चन कर लीजिए, टाइप 2 में 10 क्वेश्चन, इसी तरीके से जितने टाइप हैं उस टाइप के क्वेश्चन कर लीजिए टॉपिक वाइज। इसमें आप समय दीजिए कम से कम आप 1.5 घंटा इसमें टाइम दीजिए, ठीक है। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग उठाइए। एक और चीज़ मैं यहीं पे बता देता हूँ, अगर आप टॉपिक वाइज कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज कर लीजिए। जब आपका टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाता है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर लगाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। प्रीवियस ईयर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? कि पैटर्न यही फॉलो करता है, पैटर्न यही फॉलो करता है, और उसी टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, आते हैं एग्जाम में, ठीक है। रीजनिंग का उठाइए, रीजनिंग में कम से कम आप 1 घंटा का समय दीजिए। टॉपिक वाइज कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज कीजिए, या प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट जैसे भी करना कीजिए। साइंस में कम से कम एक से 1 घंटा इसमें भी साइंस में आप दीजिए। साइंस में आप 1 घंटा डेली दीजिए कंटिन्यू। तो कितना हो गया? 1 घंटा इधर, 2.5 घंटा इधर, 3, 3.5, यानी डेली रूटीन में आप अपना टाइम को 4.5 से 4.5 घंटा इस तरीके से निकालिए। जब आप 4.5 घंटे इसमें निकाल लीजिएगा, उसके बाद आपको समय मिले तो प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिए। प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो ये प्रैक्टिस सेट कितने मिनट का होगा? 90 मिनट का, जितना कि एग्ज़ाम होता है। तो ये आपका 90 मिनट हो जाएगा। टोटल आपका कितना हो जाएगा? 6 घंटा हो जाएगा। ये इनफ है, ये जो टाइम है इनफ है। 6 घंटा अगर आप समय निकाल के पढ़ते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये रहा टाइम टेबल, इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।